दोस्तों आपका 24 मार्च को कक्षा 12वीं का पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का एमपीओ एग्जाम का पेपर लगातार तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए आपको 2 अंकी वाले 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण ने बता दिए हैं। साथ ही दोस्तों आपको है वस्तुनिष्ठ भी क्या है कवर कराते जा रहा हूं, 3 पार्ट में वस्तुनिष्ठ भी कवर कराए हैं और भी मैं आपको है कवर करा दूंगा। मैराथन भी आप कहेंगे तो ला दूंगा। ओके और पार्ट आपका 4 ही वस्तुनिष्ठ बना दूंगा, तो वस्तुनिष्ठ भी हम क्या है लगातार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जो क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 12th पॉलिटिकल साइंस टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से आप वीडियो देखते जाइएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये लास्ट पार्ट हमारा 2 रहने वाला है, इससे पहले पार्ट 1 भी आ चुका है तो उसे भी आपको देख लेना है। और दोस्तों जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा पेपर में यही रखे मिलेंगे, क्योंकि इतना मैंने तगड़ा रिसर्च किया है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। यानी क्या बात है सर, क्या बात है सर। यानी जितने क्वेश्चन बताऊं उतना तैयार कर लीजिए। तो आप ये आपको ये नहीं दिमाग लगाना कि आगे का नहीं, जो मैं बता रहा हूं सब आपको पढ़ के रखना है। और लॉन्ग वाले क्वेश्चन है तो आप रट नहीं सकते हैं, ये तो आपको भी पता है। ओके इसलिए आपको चीजों को थोड़ा समझना है। शॉर्ट वाले 2-2 नंबर के वहां आपके फैक्ट टाइप के आते हैं तो उन्हें रटिए, लेकिन जो लॉन्ग टाइप के उन्हें समझने का प्रयास करिए। रटना है तो उनकी हेडिंग वाइज होती है, वो हेडिंग वाइज आपको याद रखना है, बाकी थ्योरी होती है वो आपको क्या समझना है। बात आती है कि 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे तो किस चैप्टर से आएंगे। 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आने हैं पार्ट में, मैंने आपको अध्याय 3 अध्याय 4 से आपको 4 नंबर के बताया, तो वहां से 100% फिक्स रहने वाला है। ओके अब 2 चैप्टर और हैं, वो कौन से चैप्टर है, पहला आपका दोस्तों रहने वाला है यहाँ अध्याय 11, अध्याय दोस्तों हमारा 11 भारत के विदेश संबंध, अध्याय 14 हमारा क्षेत्रीय आकांक्षा है। अगर दूसरी पुस्तक माने तो फिर आपका क्या अलग नंबर होगा, लेकिन अगर डायरेक्ट हम देख रहे हैं तो आप चैप्टर समझ सकते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षा और हमारा दोस्तों भारत के विदेश संबंध यहाँ से आपका आने वाला है। क्योंकि ये कैसे पता चलता है, और जो पेपर आ रहे हैं जैसे आपका कंप्यूटर एग्जाम 23 का था 24 का था, मैं उसी हिसाब से उसी पैटर्न में आ रहा है, जिस चैप्टर से जैसे क्वेश्चन आए उसी हिसाब से आ रहे हैं। ओके जितने दोस्तों मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ यही आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए अच्छे से आपको पढ़ना है। ओके और मेहनत लग सकती है आपको क्वेश्चन थोड़ा तैयार करने में, लेकिन मेहनत करिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात रहने वाली है। ओके तो पहला हमारा क्वेश्चन है भारत की गुण निरपेक्षता नीति की विशेषता लिखी है। 23 में क्वेश्चन आया था, रिपीट हो सकता है, पढ़ के रखना है। प्रीवियस ईयर वाले हाई चांस है कि प्रीवियस ईयर पेपर आपके जो क्वेश्चन आए वो रिपीट हो जाए एकदम एज इट इज। ओके हिस्ट्री में बहुत ज्यादा ऐसा हुआ है। ओके तो आपको पढ़ के जरूर रखना है। तो गुण निरपेक्ष भारत ने क्या है गुण निरपेक्षता की नीति अपनाई। अब गुण निरपेक्षता की नीति में क्यों अपनाई तो मैं आपको सिंपल यहाँ समझा देता हूँ। जब गुण निरपेक्षता नीति आप नीति समझ लेंगे तो अब यहाँ सब कुछ फिर आपको यह आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से गुण निरपेक्षता वाला नीति आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या होती है देखिए, जब देश आज़ाद हुआ उस समय क्या चल रहा था, यानी आप समझ सकते हैं देश कब आज़ाद हुआ था आपका 1947 में। तो उस समय ये था कि क्या है जो पूरा दुनिया था 2 संघों में मतलब 2 टुकड़ों में 2 गुटों में विभाजित था। एक आपका अमेरिका था, दूसरा आपका सोवियत संघ था। ओके तो क्या सिस्टम रखा था कि जिस देश को क्या है अमेरिका के साथ होना अमेरिका के साथ हो जाओ, जिस देश के साथ क्या है सोवियत संघ के साथ होना सोवियत संघ के साथ हो जाओ, यानी किसी न किसी में शामिल होना पड़ेगा। ओके लेकिन जिसमें शामिल हो जाएंगे उसी में उसकी बातें माननी पड़ेंगी हमें, इस टाइप का मतलब था उसमें। ओके तो ये आपका था। ओके और इसमें ये भी दिक्कत थी, मान लीजिए हमारा भारत देश है, यदि वो क्या है अमेरिका के साथ दोस्ती कर लेता तो सोवियत संघ चढ़ जाता, सोवियत संघ के साथ दोस्ती कर लेता तो अमेरिका चढ़ जाता, इस प्रकार से रहता। तो इसमें क्या रहने वाला है कि किसी एक से हम दोस्ती करते दूसरे से हमारी क्या शत्रुता हो जाती, इसलिए भारत ने दिमाग लगाया। ओके इसमें मेन पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। ओके इसमें रोल कि उन्होंने क्या दिमाग लगाया भारत ने कि जब देश आजाद हुआ तो वैसे भी देश आजाद की भारत की स्थिति सही नहीं थी, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि हमें क्या है कि दोनों गुटों में शामिल नहीं होना है। ओके हम एक नया गुट बनाएंगे, हम अपना एक नई पार्टी बनाएंगे, वो गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्ष है, इसका मतलब है कि ना हम इसमें शामिल होना ना इसमें शामिल होना, हमें अपना एक स्वतंत्र रहना है, तो इसे हम क्या गुट निरपेक्ष कहते हैं। ओके इससे भारत को फायदा हुआ कि अमेरिका को भी सपोर्ट मिलता है, सोवियत संघ यानी रूस का भी सपोर्ट मिलता है, और किसी एक में शामिल हो जाते तो दूसरे से दुश्मनी हो जाती, ये रहता आपका गुट निरपेक्ष। ओके समझ गए, ठीक है समझ गया। ऑब्जेक्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है गुट निरपेक्षता वाला। ओके मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जब भारत ने क्या गुट निरपेक्षता कब अपनाया, ये आपका शिखर सम्मेलन कब हुआ। ओके तो जो आपका गुट निरपेक्षता का पहला शिखर सम्मेलन था कब हुआ था 1961 में हुआ था। ओके कब हुआ था 1961 में 1961 में। ओके ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है आपका। तो प्लानिंग तो देखिए देश आजाद हो रहा था तो उसके लंबे समय से चल रही थी। ओके लेकिन फिर 1961 से मेन माना जाता है। गुट निरपेक्षता से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है मतलब ऑब्जेक्ट में सन पूछा तो 1961 आपको याद रखना है। अब याद नहीं हो रहा तो मैं ट्रिक बता देता हूँ, गुट बनाकर क्या 6 को, गुट बनाकर 6 को यानी 6 को यानी 6-1। ओके तो 1961 में इस टाइप से आपको मतलब कुछ भी आप बना सकते हैं, इस टाइप से आपको बनाकर बनाना। ओके जिस प्रकार से आपने अपनी वाली को 6 का था इसी प्रकार से आपको क्या है यहाँ गुट बनाकर छेकना है, तो 6-1 से आपको हो जाएगा। क्लियर है।
आगे देख लेते हैं। तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन अब थोड़ा आपको समझ में आसानी होगी, इस टॉपिक को समझ लेते तो फिर अपने हिसाब से आप बनावटी बातें भी लिख पाएंगे। ओके, आ रहा समझ में? तो थोड़ा सा आप फिर अगर थोड़ा बहुत आपके क्लियर रहेगा तो अपने हिसाब से लिख पाएंगे। तो आपसे गुड निरपेक्ष वाले क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन है, तो आपसे बन जाएंगे। देखिए, जो भारत ने भारतीय मैंने लीडर माना जाए गुड निरपेक्षता का, तो कि भारत की जो गुड निरपेक्षता नीति है इसकी विशेषता क्या कहती है? तो पहला क्या था, और जो मैंने बातें बताई इन्हीं को आप क्या सेट कर सकते हैं। तो भारतीय गुण निरपेक्षता की नीति एक स्वतंत्र नीति का पालन करने वाले विश्वास करती थी, यानी स्वतंत्र, हमें किसी के गुलाम नहीं बनना। हम सोवियत संघ में शामिल हो जाए या अमेरिका में हो जाए। अब जैसे ये डायरेक्ट मैं समझाता ना, मतलब शुरुआत से डायरेक्ट बताता तो आपको समझ में नहीं आता वो चीज़। ओके, इस बार से मतलब हमें क्या है, किसी में गुट में शामिल नहीं होना, अपने गुट अलग से बनाना, तो हम क्या स्वतंत्र हैं। ओके, मैं क्या अगर अमेरिका के साथ हो तो अमेरिका गुलाम होना पड़ता है। ओके, मतलब गुलाम यानी बातें माननी पड़ती है, बातें माननी पड़ती है यानी गुलाम होना पड़ता है। इसी बार से हम क्या है, सोवियत संघ हो तो उसकी बातें माननी पड़ती। आ रहा समझे? इसके बाद नेक्स्ट, भारतीय गुण निरपेक्षता अलगाववाद और तटस्थता की नीति न होकर अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक रहने और उन समस्याओं को हल करने में सहयोग देती है। गुण निरपेक्षता वाले जितने भी मतलब जो इसमें बहुत सारे, फिर ऐसा नहीं भारत में शामिल है, और भी लोग वगैरह है जो नहीं चाहते थे दोनों में शामिल होना, फिर वो क्या है, ये गुट निरपेक्ष वाले गुट में शामिल हो गए। ओके, क्लियर है? तो इसमें जो अलगाववाद नहीं, एकदम अलग अलग रहने वाला जो सिस्टम, आपस में क्या दो गुट बन गए, आपस में क्या अलग अलग हो रहे, तो अलगाववाद की ना होकर कि क्या लोगों को जागरूक करने और लोगों की समस्याओं को समाधान करने में है। ओके, नेक्स्ट, भारतीय गुण निरपेक्षता जातिवाद और रंगभेद का विरोध करती है। ओके, तो जातिवाद रंगभेद का विरोध करती है और विश्व बंधुत्व पर महत्व देती है। बाद में गुण निरपेक्षता की नीति एक अन्य विशेषता है कि इसमें अनुसार बदलाव भी किया जाता है, मतलब इसके नियम वगैरह बदल दिए जाते हैं। ओके, और भारतीय गुण निरपेक्षता नीति अन्य विशेषता यह भी है कि साम्राज्यवाद और निरपेक्ष का विरोध करती है। साम्राज्यवाद का मतलब साम्राज्य का विस्तार करना। ओके, जैसे राजा लोग इस एरिया में रह रहे हैं, वो चाहेंगे थोड़ा एरिया और आ जाए बगल वाला, तो उसके राजा को हराएंगे, फिर दूसरे को, इस प्रकार मतलब ये साम्राज्यवाद कहलाता है। जैसे चीन है, तो चीन सोचता कि मेरा और बड़ा क्या साम्राज्य हो जाए, तो थोड़ा क्या तिब्बत को हड़प रहा है, तो इस टाइप के साम्राज्यवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद यानी गुलाम बनाने, एक को गुलाम बनाना। अब शब्दों देखिए आपने पढ़ने में तो आपको क्या है थोड़ा कठिन लग रहा है, तो इसलिए मैं उसका अर्थ बता रहा हूँ। उपनिवेशवाद मतलब होता है गुलाम बनाना, और भारत क्या है, गुलाम खुद अंग्रेजों का रहा है। ओके, तो इसलिए इन दोनों का विरोध कर रहा होता है। ओके, तो ये सब बातें थी। ओके, तो आई होप समझ गए। पॉइंट बस आपको देखना है। ओके, आपको कैसे याद रखना है, स्वतंत्र नीति का पालन, अलगाववाद ना होकर किसमें समस्याओं को हल करना, जातिवाद रंगभेद का विरोध, और फिर आपको इसके बाद याद रखना है कि समय के साथ परिवर्तन कर दिया जा सकता है नियम में, और इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है साम्राज्यवाद उपनिवेश का विरोध। देखिए मैंने इतना बड़ा है आपका क्वेश्चन देखने में, लेकिन मैंने कितना आपको छोटा छोटा कर दिया, ऐसे आपको याद रखना चाहिए। मैं पूरे आपको सिस्टम समझा रहा हूँ कि कम समय है और आप सोचेंगे इतना नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कर सकते हैं और चाहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत द्वारा गुण निरपेक्षता नीति को अपनाए जाने का है। अब देखिए मैंने आपको समझा भी दिया है कि भारत ने क्या है, गुण निरपेक्षता की नीति को अपनाया है। तो गुण निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाया? ओके, जो और दो नीतियां थी, ओके, शामिल होने, वो शामिल हो जाता सीधे सीधे। ओके, अलग से दिमाग क्यों लगाए इस टाइप से? ओके, तो देखिए गुण निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाया? तो साम्राज्यवाद उपनिवेश का विरोध। तो उपनिवेशवाद का मतलब है गुलाम, एक पार्ट सुना होगा, गुलाम होना किसी के, वो उपनिवेशवाद कहलाएगा। तो हाँ, क्या भारत खुद गुलाम रहा है अंग्रेजों का? ओके, अब हम अगर अमेरिका के साथ मिल जाते तो अमेरिका की हमें बातें माननी पड़ती, उससे एक बार गुलामी तो होते हैं, किसी की बात मान रहे हैं। ओके, उसने जैसा कहा वैसी कर रहे हैं, तो एक बार गुलामी है। ओके, इसी बार से मतलब अपनी बुद्धि नहीं यूज कर पा रहे हम। फिर इसका सोवियत संघ ने जैसा कहा उसकी बातें मान रहे, तो वो गुलामी हो जाता, तो इसलिए इसका विरोध किया। ओके, इसलिए इसके कारण भी क्या है, इस नीति को अपनाया। जैसे शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की इच्छा। भैया जो शांतिपूर्ण किस प्रकार से कि हम क्या है, हमें किसी गुट में शामिल हो उसके अनुसार करना पड़ेगा। उसने कहा भैया चलो यहाँ युद्ध करने चलें, तो अपन ने भी चल देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि उसके साथ है हम इस प्रकार से, लेकिन हम अपने अकेले अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय आज़ादी की भावना। ओके, अपने देश की आज़ादी भी थी कि हमारा अपना अस्तित्व रहता, और आर्थिक विकास की आवश्यकता, हमें क्या अपना आर्थिक विकास करना था। तो आर्थिक विकास का मतलब है कि देखिए हमें क्या होता है कि हर व्यक्ति से कभी ना कभी आवश्यकता पड़ सकती है, आप जानते हैं, इसलिए मैं कभी किसी से व्यवहार नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यहाँ हमें क्या है, अमेरिका से आवश्यकता पड़ सकती थी, रूस से भी आवश्यकता पड़ सकती थी। ओके, तो अगर हम एक के साथ हो जाए दूसरे से विरोध हो जाता, लेकिन हमें तो दोनों का सहयोग चाहिए, रूस का भी और अमेरिका भी के। इसलिए हमने क्या कि गुण निरपेक्षता की नीति अपना ली। अब दोनों हमारा सहयोग करते, किसी से हमारी लड़ाई नहीं हुई, तो ये भी फायदा था। ओके, मैंने बहुत आपको डीपली में मेन पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, बाकी लिखने का लैंग्वेज क्या होगा, हेडिंग कैसी लिखनी है, वो आप सब देख ही रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत। विदेश नीति सिद्धांत एपीवर्डिज्म 22 में क्वेश्चन आया था, ये भी एपीवर्डिज्म 22 में क्वेश्चन आया था। बहुत हाई चांस इन आपको 3-4 क्वेश्चन जो बता रहा हूँ आने के, एकदम आपको रट के रखना है। ओके, तो 4 नंबर यहाँ से आपके फिक्स हो जाएंगे। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत क्या है? तो विदेश नीति के सिद्धांत पहला है तटस्थता और सहलग्नता। तटस्थता का मतलब भारत किसी सैनिक गुट में सम्मिलित होकर तटस्थ असंलग्न की नीति अपनाई है। दूसरे से अस्तित्व एवं पंचशील से अस्तित्व। ओके, सह अस्तित्व का मतलब होता है
कि आपका सहनशील की क्षमता, अगर थोड़ा बहुत किसी ने कर भी दिया तो हाँ उसे माफ कर दिया, ऐसा नहीं कि किसी ने चीन ने थोड़ा बहुत कहा तो उन्हें परमाणु बम फेंक दिया, तो इस टाइप का बात हो जाती है आपकी सहनशीलता का मतलब। और यहाँ आपका तटस्थ का मतलब है कि हम क्या है अपने सैनिकों, मतलब हम क्या किसी भी सैनिक संगठन में शामिल नहीं है, हम अपने क्या है तटस्थ हैं, ओके ना, हम किसी गुट में शामिल हैं, इस टाइप से। ओके, आंतरिक मामलों की विदेश नीति में हस्तक्षेप का विरोध, हाँ कि आपका क्या है जो आपके देश के मामले उसमें कोई विदेशी आपका विदेशी जो मतलब विदेशी है वो आपका क्या है आपका हस्तक्षेप करें तो इसका भी उन्होंने क्या विरोध किया है। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगवाद की असमानता, रंगभेद की क्या असमानता का विरोध किया और निःशस्त्रीकरण का समर्थन, यानी कोई बड़े बड़े कोई भी देश है वो क्या है हथियारों का जो बनाना है, बड़े बड़े हथियार परमाणु बम उनका क्या है बंद किया जाए, इस टाइप से। तो ये बात और आप देखेंगे तो लगभग हर तीनों क्वेश्चन एक दूसरे कनेक्ट होंगे क्योंकि एक ही टॉपिक से बातें हैं। ओके, तो जो चीज हमने यहाँ पढ़ी है आपका साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद वही मैंने आपको यहाँ भी समझाया, तो लगभग एक ही तीनों क्वेश्चन एक दूसरे कनेक्ट हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति की 4 विशेषताएं। देखिए एक ही क्वेश्चन रहने वाला, मैं बता दूं भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और भारत की विदेश नीति की 4 विशेषताएं, दोनों लगभग अगर मतलब क्वेश्चन आता दोनों के आंसर एक ही रहने वाले क्योंकि सिद्धांत क्या है वही उनकी क्या विशेषता भी है, तो ये तैयार कर लीजिए, दोनों के लिए काम हो जाए। क्लियर, क्वेश्चन इस टाइप से आना है तो आपसे तो ही बन जाएगा क्योंकि यही बात है आपको लिखनी है। क्लियर है, बाकी आप यहाँ भी देख सकते बात देखिए वही है जो मैंने आपको बताया, बाकी वही है। क्लियर है, बाकी 4 पॉइंट आपको पढ़ के 4 नहीं 5 पॉइंट पढ़ के रखिए भैया, टेंशन के कारण आप क्या भूल जाते हैं एक पॉइंट। ओके, तो हम 5-6 याद करके जाते हैं जब तो वहाँ 4 लिख पाएंगे। तो फिर नेक्स्ट भारत चीन के मतभेदों के 4 कारण लिखिए। भारत चीन में क्या मतभेद के 4 कारण लिखना, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए पहला मतभेद कारण था कि तिब्बत पर कब्जा, चीन ने क्या है तिब्बत को हड़प लिया, तिब्बत एक अलग देश है। ओके, तो तिब्बत को हड़पने का कर रहा है, साथ ही वहाँ की जो संस्कृति है वहाँ को नष्ट कर रहा है, साथ ही जो वहाँ के तिब्बत के जब चीन के जो परेशान कर रहे थे लोग, ओके मतलब चीनी लोग परेशानी कर रहे थे तो यहाँ तिब्बत के जो धर्मगुरु थे दलाई लामा वो भारत की शरण ले ली और भारत के जहाँ जो हरियाणा के धर्मशाला है वहाँ क्या शरण दे दी क्या भारत ने। तो अब चीन इसी में नाराज है कि भैया आपने शरण कैसे दी, वो हमारा शत्रु एक प्रकार, तो इस प्रकार से ये भी एक मतभेद का कारण में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है साथ ही जो चीन है वो क्या मैकमोहन जो सीमा है उसको मान्यता नहीं दे रहा, तो ये भी क्या है आपका कारण हो जाता है। ओके, बाकी डिटेल से आप पढ़ सकते हैं जैसा आपको लिखना चाहिए, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूँ, जैसे उसी टाइप से आपको याद भी रखना है। चीनी युद्ध में भारत की छवि को देश और विदेश में दोनों जगह धक्का लगा। इस संकट से उभरने के लिए भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों का सैन्य मदद की गुहार भी लगाई। ओके, इस प्रकार से है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब देखिए एमपी बोर्ड 24 में कमी चांस है, ताशकंद समझौता और शिमला समझौता किसे कहते हैं। ओके, तो वैसे भी आपने 2 नंबर में आपको तैयार कराया था, लिखना चाहते हैं अगर आ भी जाता तो अभी आप समझ जाए 2 नंबर में आ सकता है। पहले आपको यहाँ याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ताशकंद समझौता किसके मध्य हुआ और कब हुआ। ओके, और क्या शर्तें हैं वो आपको दी हुई हैं। फिर आपका शिमला समझौता कब हुआ, किसके मध्य हुआ और थोड़ा क्या शर्तें हैं वो आपको पढ़ के रखना है। तो शॉर्ट में सकता है क्वेश्चन आंसर नहीं बनना, जैसे अब एमपी 24 में आ चुका है, क्वेश्चन आंसर ना बने लेकिन ऑब्जेक्ट आंसर बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के कारण लिखिए। कम इंपॉर्टेंट है, भारत जो 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसमें क्या पाकिस्तान के हार चुका था। ओके, बहुत पूरी तरीके से। ओके, तो एक क्या कारण थे। ओके, और उसमें बहुत सारे सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों ने क्या सरेंडर कर दिया था। ओके, तो ये युद्ध हुआ क्यों था कि वो बांग्लादेश के कारण हुआ था कि तो पाकिस्तान की सैनिक क्या पक्ष दुर्बल था, पाकिस्तान ने पूरी पाकिस्तान के साथ भेदभाव नीति अपनाई, उसके परिणाम स्वरूप क्या वहाँ जन आंदोलन हुआ। तो जन आंदोलन के कारण जब देखा कि पाकिस्तान ने कि यहाँ हमारे नियंत्रण नहीं हो रहा तो उसके पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजी। ओके, और जो बांग्लादेशी तो ने मारना स्टार्ट कर दिया, तब भारत ने क्या है सहयोग किया। ओके, तो भारत ने फिर वहाँ मुक्ति बाहिनी सेना भी बनी थी, तो भारत ने पूरा क्या है सहयोग किया और इस बार से पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ और वहाँ के जो जब पूरी चारों तरफ से घेर लिया था किसी पाकिस्तान के सैनिकों ने देखा कि अब क्या बच नहीं सकते हैं, तो वहाँ से बहुत सारे सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। ओके, और भारत ने फिर क्या सभी को छोड़ दिया था। तो ये पूरी कहानी रहने वाली, आपको पढ़ लेना पॉइंट वाइज पॉइंट किस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला भारत की परमाणु नीति विश्व के शांति के लिए आवश्यक है, उपरोक्त संबंध पर आपको क्या विचार करना है। तो भारत ने भारत भी क्या निःशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, लेकिन भारत खुद परमाणु बम रखे हुए है। ओके, तो फिर ये तो क्यों भारत परमाणु बम क्यों रखे, तो भारत का कहना है कि भैया हम किसी फेंकने के लिए नहीं रखे हैं, बस हम केवल अपनी सुरक्षा के लिए करेंगे, हम पहले से किसी पर वार नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमसे क्या है नाटक करेगा तब हम उसकी पर फेंकेंगे। तो इस टाइप की बातें बताई जा रही। तो भारत की जो परमाणु नीति है, परमाणु बम रखे हुए भारत की परमाणु नीति वो केवल विश्व शांति के लिए आवश्यक है। ओके, बाकी उसका वैसा उद्देश्य नहीं है कि किसी को पहले आक्रमण करना है उसको, ये बात बताइए। तो मैंने आपको बात समझाई, यही आपकी रहने वाली है। एक बार आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लिखना किस तरीके से वो आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, तो भारत का जो परमाणु शक्ति का प्रयोग विनाशकारी उद्देश्य के लिए नहीं है कि हमें क्या किसी देश को नष्ट करना है इसलिए परमाणु बम बना रहे हैं। इसका उद्देश्य तो क्या है, 1974 में भारत में एक परमाणु धमाका भी किया, परंतु इससे क्या भारत में यह घोषणा की कि परमाणु धमाका क्यों किया, मतलब परीक्षण करने के लिए, चेक करने के लिए हाँ परमाणु बम सही बना कि नहीं बना, फुस्सी बम तो नहीं बन गए, इस टाइप से।
तो भारत का परमाणु धमाका सैनिक लक्ष्यों के लिए नहीं बल्कि शांतिमय उद्देश्य के लिए बना है। शांति के लिए उद्देश्य के लिए, इसलिए कि सब कुछ डरे भैया कि हाँ इसके बाद भारत के पास भी परमाणु बम है। ओके, तो इसलिए हमें क्या भारत में हमला नहीं करना है, तो इसलिए बस शांति बना रहे देश में हमारे। ओके, इसलिए भारत ने क्या परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना है, भारत ने कभी भी क्या परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। अभी आगे मैं क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है आपका कि भारत ने क्या है परमाणु मैं आपको समझा देता हूं, ये तो आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ते ही आपको चीज समझ में आ जाएगी। अब यहां से ये पॉइंट समझने लायक है कि परमाणु अप्रसार संधि है क्या। परमाणु अप्रसार संधि का मतलब है कि अगर जो भी साइन कर देगा इसके बाद वो कोई बम वगैरह नहीं बनाएगा, परमाणु बम वगैरह नहीं बनाएगा। ओके, मतलब जो हथियार बनाना बंद कर देगा। ओके, ये इसका मतलब होता है, नाम ये परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु बम ना बनाया जाए। ओके, अप्रसार उसका न किया जाएगा। तो भारत ने, लेकिन जब भारत क्या विश्व शांति के लिए है, भारत क्या है निःशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, तो फिर भारत ने क्या है इस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, बहुत बड़ी बात है। ओके, तो यही इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत ने परमाणु शक्ति बढ़ाने के निर्णय क्यों लिया। भारत ने व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि CCBT कहते हैं, जैसे परमाणु अप्रसार संधि भी हम कह सकते हो कि बात ही रहने वाली है, पर हस्ताक्षर करने से क्यों इनकार कर दिया। तो क्यों इनकार कर दिया मैं बता देता हूं, क्योंकि ये क्या भेदभावपूर्ण थी। जो भारत क्या मानता है कि ये जो संधि है ये भेदभाव वाली है। ओके, भेदभाव कैसे भेदभाव है कि देखिए जो बड़े बड़े देश है उन्होंने पहले से अपने हिसाब से जो बम वगैरह बना लेते, परमाणु बम वो बनाकर रख लिए हैं, और बनाना है तो वही बना लेते हैं। ओके, अपने हिसाब से, और क्या है वो उन्होंने भी साइन नहीं किया और अपने हिसाब से बनाते रहते हैं। और जो छोटे मोटे देश हैं ओके, उनके हिसाब से तो भारत में बहुत सारे देश क्या कमजोरी मानते हैं, तो ओके उन्हें क्या है उनमें संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं और उन्हें मना कर दिया जाता है, जबकि ये बड़े बड़े देश है खुद अपना मनमानी से बनाते रहते हैं। तो एक भेदभाव है कि खुद क्या बना रहे हैं दूसरे को मना कर रहे हैं, इसलिए भारत को भेदभावपूर्ण लगने से वही बात है जो मैंने आपको बताया, जस्ट बात वही यहाँ लिखी हुई। ओके, ये आप एक बार पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए भारत को ये भेदभावपूर्ण लगा, इसलिए भारत ने क्या परमाणु परीक्षण जो संधि CTBT है, इसको पूरा फुल फॉर्म याद रखिएगा, तो इस पर हस्ताक्षर नहीं करिए। क्लियर है आपको? गद्दारी कर बे। बाकी पढ़ेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएंगी, लिखना जैसे है वो पूरा आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा चैप्टर क्वेश्चन है भारत की विदेश नीति को प्रभावित और निर्धारित करने वाले तत्व। भारत की विदेश नीति कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? पहले भौगोलिक तत्व है, फिर आर्थिक तत्व है, ऐतिहासिक तत्व है और सैनिक तत्व है। कम इंपॉर्टेंट है लेकिन एक बार क्या है पढ़ के आपको रखना है। ओके, भौगोलिक तत्व, आर्थिक तत्व, ऐतिहासिक तत्व, सैनिक तत्व, ये क्या है भारत की विदेश नीति को प्रभावित या निर्धारित करने, एक ही बात रहने वाली है। ओके, प्रभावित करना पूछे जाए, निर्धारित करने वाले कारक है। तो वीडियो काफी लंबा हो, देखिए 10 ही क्वेश्चन में आपको ज्यादा नहीं, मैं 10 ही बताया, लेकिन क्या है वीडियो बहुत लंबा हो सका क्योंकि मैं आपको चाहता हूं, क्योंकि ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन है रट नहीं सकते हैं, आप पता है 2 नंबर के डायरेक्ट बता रहा था, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप रट नहीं सकते हैं। अगर आप समझ लेते हैं तो आप जरूर लिख कर आएंगे पेपर में, और उसे घुमा फिरा भी क्वेश्चन दिया जाएगा फिर भी आप आराम से लिख पाएंगे अगर यह वीडियो देख लेते समझ लेते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप क्या पूरा तैयार करके जा रहे हो और आपसे बने ना। नेक्स्ट हमारा जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं वाला चैप्टर है। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, ये अध्याय 14 होगा। ओके, और दूसरी किताब आप मान रहे हैं तो आपका दोस्तों अध्याय 7 होगा। ओके, तो क्षेत्रीय आकांक्षा वाले चैप्टर से भी आपका क्या है 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके, लगातार यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अब कौन कौन से चैप्टर से पढ़ने उसको भी हम देख लेते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, साथ ही आपको 2 अंक 3 अंक इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। पीडीएफ मटेरियल का कम समय आप तैयारी कर पाएंगे और बार बार अपने हिसाब से रिवीजन कर पाएंगे। फीस की दोस्तों हम बात करें 199 रुपये रहने वाली है। ओके, लेकिन अब क्या है 50% सीधे ऑफ कर दिया गया है, तो अब ये केवल और केवल आपको क्या है 99 रुपये में क्या है पूरा पॉलिटिकल साइंस का कोर्स दिया जा रहा है। ओके, तो अब अगर आप पीडीएफ मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप क्या है 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप ले सकते हैं। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर। तो इसमें पहला हमारा कि भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कोई 5 कारण आपको बताइए कि भारत में क्या है क्षेत्रीय असंतुलन है, इसके कौन से कारण है। ओके, तो पहला हमारा विकास योजनाओं की आंशिक सफलता। ओके, जो मतलब भारत में जितनी भी विकास योजनाएं बनती है यानी लोगों के हित के लिए बनती है वो हमेशा क्या है पूरी रूप से सफल नहीं हो पाती। ओके, वो आधे अधूरे में छूट जाती है इस प्रकार से। तो ये अब क्षेत्रीय असंतुलन के क्या प्रमुख कारण क्या है, क्षेत्रीय असंतुलन का मतलब क्या है। क्षेत्रीय असंतुलन का मतलब है कि आपको पता है कि भारत में कई सारे राज्य हैं। ओके, कई सारे एरिया हैं, तो क्या होती है सरकार तो अब केंद्र सरकार है तो हर जगह तो नजर लग नहीं सकती है। जहां केंद्र सरकार की नजर पड़ी ओके, तो कहीं का विकास बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन कहीं का जो विकास है कोई बहुत सारे एरिया का वहां बहुत कम होता है। यानी इससे क्या होता है कि कोई जो राज्य है बहुत ज्यादा उन्नति कर रहे हैं, ओके, बहुत अच्छा वहाँ सिस्टम है, लेकिन कोई राज्य में क्या है बहुत विकास सिस्टम है, कोई बहुत सारे एरिया, तो ये कहलाता है क्षेत्रीय असंतुलन। यानी किसी क्षेत्र में अच्छा है तो किसी क्षेत्र में क्या है कम सुविधाएं, किसी क्षेत्र में ज्यादा सुविधाएं, तो ये क्षेत्रीय असंतुलन है। तो ये क्यों बढ़ रहा है, तो इसका है विकास योजना कि सरकार क्या कई बार विकास योजना बनाती है, जो पिछड़े राज्य हैं पिछले एरिया है उनके लिए योजना तो बनाती है लेकिन उन्हें आधा अधूरा छोड़ दिया जाता है। ये आइए समझ रहे हैं। ओके, जैसे मैं समझा रहा हूँ वो समझ के आपको रखना है, बाकी लिखने का तरीका आपका ये रहने वाला। ओके, नेक्स्ट हमारा विपरीत राजनीति एवं प्रशासनिक परिस्थितियां। तो क्या हो जाता है कि वहाँ की जो कुछ एरिया ऐसे होते हैं कि जहाँ लगातार क्या नेता बदलते रहते हैं, दल बदल होता रहता है, शासी उथल पुथल होती है, तो इससे ये भी आपको क्या है क्षेत्रीय असंतुलन का एक कारण है। नेक्स्ट है आपका मानवीय पूंजी का अभाव।
राजनीतिक इच्छा शक्ति का ह्रास, ओके, मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति का ह्रास, यानी राजनीतिक है जो वहाँ लीडर है वही नहीं चाहते हैं उस एरिया का विकास, ओके, उनका ही मन नहीं है, तो वो भी मेन यही तो कारण है, ओके। नेक्स्ट हमारा कमजोर आधारभूत संरचना, तो ये आपके 5 दिए हुए हैं जो क्या है क्षेत्रीय असंतुलन को क्या है बढ़ा रहा है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्षेत्रवाद के उदय के 5 कारण लिखिए, ओके। क्षेत्रवाद, वैसे भी दोस्तों हम इस चैप्टर से बात करते हैं तो ये क्षेत्रीय असंतुलन वाला एक टॉपिक है, क्षेत्रवाद वाला है, अलगाववाद को पृथकवाद भी कहा जाता है। तो ये कुछ ही 3-4 टॉपिक हैं और टॉपिक को अच्छे समझ ले तो उससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन है, हर टॉपिक समझ 2-3 क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो उन्हीं में से क्वेश्चन आपका रहेगा, ओके। तो देखिए क्षेत्रवाद के उदय के क्या कारण है। क्षेत्रवाद का मतलब होता है कि जो उस एरिया के लोग हैं वो अपने आप को, अपने एरिया को महत्व देना चाहते हैं, अन्य जो एरिया है, अन्य राज्य उनकी क्या है उपेक्षा करते हैं, उनको क्या घृणा की दृष्टि से देखते हैं। बस वो चाहते हैं हमारा क्या है जो हमारा एरिया है उसका विकास हो जाए, दूसरे वाले राज्य में क्या कुछ भी होता रहे हमें मतलब नहीं है, ओके, वहाँ चाहे नष्ट हो जाए, इस टाइप से, ओके। तो ये एक बात क्षेत्रवाद कहलाता है कि अपने देश को ना सोचना, बस अपने एरिया को सोचना हो कि हमारे एरिया का विकास होना चाहिए, बाकी से मतलब नहीं। तो ये क्षेत्रवाद का उदय के मतलब ये क्षेत्रवाद अफवाह कहलाता है। तो ये क्यों बढ़ रहा है, ये बहुत सारे ऐसे एरिया जो अपने लिए मांग करते हैं, दूसरों से मतलब नहीं रहता, बस हमारा एरिया का सही होना चाहिए। तो ऐसे है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राज्यों के पुनर्गठन के बाद अन्य की पुरानी रियासतों को क्या विभिन्न राज्यों में विलय कर दिए गए। इन रियासतों के लोग अब महसूस करते हैं कि उनकी रियासत को अलग राज्य बनाना अधिक फायदेमंद था, ओके। आपने देखा देश के आज़ादी के बाद क्या कई राज्यों को तोड़ा गया, फिर जोड़ा गया किसी से दूसरे राज्य से, इस टाइप से होता रहा। तो ये भी एक कारण है। विभिन्न संस्कृतियां हैं, ओके, एक राज्य में कई सारी संस्कृतियां हो सकती हैं, तो ये भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, ओके। आर्थिक परिस्थिति का मतलब है कि वही मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में समझाया था कि कुछ एरिया को क्या है बहुत ज़्यादा विशेष महत्व दिया जाता है, कुछ एरिया को क्या है पीछे छोड़ दिया जाता है। जब लोग जो पीछे छोड़ दिया जिस एरिया को कि जिसका विकास नहीं हो पाएगा, तो वो सीधी बात है वो अपने क्या है अपने एरिया के लिए मांग करेगा। नेक्स्ट है जातीय की भावना, मतलब जाति भी इसमें क्या भूमिका रहने वाली है, ओके। तो जातिवाद भी क्या है क्षेत्रवाद को बढ़ाती है। तो ये आपके पॉइंट रहने वाले हैं। मैंने आपको क्या हेडिंग अगर तैयार होती है तो आपको क्या है मेरी बातें याद आ जाएंगी पेपर के समय, तो आप क्या आराम से यहाँ लिख पाएंगे, ओके। राजनीतिक परिस्थिति, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूर्वोत्तर राज्यों की 4 प्रमुख क्षेत्रीय आकांक्षाएं लिखिए। एमपी और एग्जाम 23 में 24 में आ चुका है, ओके। तो रिपीट भी हो सकता है 25 में भी आ जाए, ओके। तो पढ़ के आपको रखना है। पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी क्षेत्रीय आकांक्षा कौन कौन सी है, ओके। पूर्वोत्तर आपका जो राज्य उनका मतलब जो कौन कौन से राज्य आते हैं, मिजोरम, नागालैंड, असम, ये सब उसमें राज्य आते हैं, ओके। समझ सकते हैं किस एरिया की बात हो रही है। तो यहाँ की क्षेत्रीय आकांक्षा कौन कौन सी, मतलब जो उस एरिया के क्षेत्र, उस एरिया के लोग क्या चाहते हैं वो बताइए, ओके। वो पॉइंट आपको यहाँ बताने हैं। तो आपको क्या करना है, मिजोरम, नागालैंड का देखिए यहाँ बताया गया है, असम लोगों का बताया जा रहा है, ओके। असम लोग देखिए क्या चाहते थे कि जो क्या है बाहरी लोग आके बस रहे हैं तो उनको वहाँ से क्या है निकाल दिया जाए, ओके। तो सबकी आपको क्या हर क्या है एक एक पॉइंट आपको पढ़ के रखना है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा आपको दिया हुआ है, एक बार अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, ओके। चीज़ें आप समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज दिया है तो आपको तैयार हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिक्किम का विलय समझाइए। सिक्किम भारत में किस प्रकार से विलय हुआ ये पूछा जा रहा है। एमपी और एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए सिक्किम एक राज्य नहीं अलग ही देशी था, वो अलग ही देश था एक बार से, लेकिन वो क्या है वहाँ के मतलब एक राजा अपने राजा रहा करते थे, वो अपना एक अलग ही राज्य चलाया करते थे, ओके। अपना एक राज्य समझ लिया देशी था उनका एक पार्ट, ओके। वो भारत में नहीं था, लेकिन फिर क्या है यहाँ ओके दिक्कत होने लगी। जो राजा है वो चाहते थे भारत में मिल जाए, तो उन्हें क्या फिर भारत में उस पार से मिल गए। वो किस पार से थे मिले वो पूरी बातें बताई जा रही हैं। तो कहानी के रूप में दोस्तों आपको तैयार करना है, तो चीज़ें दोस्तों आपको है आसानी से समझ में आ जाएंगी, ओके। जिस प्रकार से हमने देखिए पहले हैदराबाद का पढ़ा था, किस प्रकार से बिलीव करूँगा, मणिपुर का पढ़ा है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसी सिक्किम का भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ओके। प्रीवियस ईयर में आ चुका है। क्षेत्रवाद को रोकने को पाए तो संक्षिप्त लेख लिखिए, यानी हम जो भी क्षेत्रवाद हमने पढ़ा कि क्षेत्रवाद का कारण क्या है। अब बताइए कि क्षेत्रवाद को हम रोक कैसे सकते हैं, रोकना चाहते हैं, ओके। तो वही आपको क्या है जो वहाँ काम नहीं हो रहे थे वो आपको यहाँ काम करवाने चाहिए। आ रहा है समझ में कि जो हमने कह दिया कि ये काम नहीं हो रहा इस कारण के क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो आपको यहाँ वो काम होने चाहिए। बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देना, तो वही उसका मतलब आंसर को थोड़ा घुमा दे तो इसका आंसर आपका बन जाएगा, ओके। तो ये आपको पॉइंट दिए पढ़ते ही आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जो मैंने टॉपिक उसमें आपको समझाया वही बातें यहाँ रहने वाली हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूर्वोत्तर राज्यों की आपको क्या है विशेषताओं के वर्णन करना है। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी क्या क्या विशेषता है। पूर्वोत्तर राज्य आपको बता चुका हूँ, मणिपुर है, नागालैंड है, असम है, ये सब उस एरिया आते हैं, ओके। तो उस एरिया के राज्य पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी क्या क्या ऐसी विशेषताएं हैं, ओके। तो वो सब यहाँ विशेषताएं दी हुई है, बिल्कुल सिंपल है, एक बार पढ़ के रखिएगा, ओके। कम इंपॉर्टेंट है, बस आपको देख करना है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक क्षेत्रीय आकांक्षाओं के नाम पर उत्पन्न होने वाले तनाव को विवरण दीजिए। यानी क्षेत्रीय आकांक्षाएं भारत में कौन कौन सी हुई अभी तक वो आपको बता दीजिए। जम्मू कश्मीर की समस्या थी, पूर्वोत्तर की समस्या थी, और ये सब वही पॉइंट है जो अभी आपने क्या इन सब क्वेश्चन पढ़े, पूर्वोत्तर की समस्या है। फिर क्या है भाषा आंदोलन था, भाषा आंदोलन में पढ़ चुके हैं कि क्या है जो देश आज़ाद होने के बाद सब क्या है बहुत सारे देश क्या है बहुत सारे राज्य थे वो अपने भाषा के आधार पर अपना एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे।
और अलग राज्य का आंदोलन यानी क्या, बहुत सारे राज्य ऐसे थे कि जो क्या अलग होकर अब दूसरा नया राज्य बनाना चाहते थे। तो इस प्रकार से जैसे मध्य प्रदेश से बना अब छत्तीसगढ़, इस प्रकार से ओके। जो उत्तरांचल से अब क्या है आपका उत्तराखंड बन गया, तो इस प्रकार से था ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वायत्तता क्या है? असम के छात्र आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी? स्वायत्तता के बारे में पूछा जा रहा है, स्वायत्तता के पूछा जा रहा है। और असम के जो आंदोलन की है उसकी प्रमुख मांगे क्या थी? असम एरिया की जो है सबसे बड़ी समस्या थी कि वहाँ विदेशी आकर रहने लगे थे, विदेशी आकर रहने लगे, और विदेशी आकर रहने लगे तो क्या है वहाँ के जो संसाधन होंगे ओके वो तो यूज करेंगे ही, साथ ही वहाँ की जो नौकरियां हैं, वहाँ के काम धंधे हैं वो भी वहाँ लेंगे। अब विदेशी लगातार आते जाएंगे, वहाँ के क्या खाद्यान्न का यूज करेंगे, साथ ही वहाँ नौकरियां ले लेंगे, तो फिर जो मेन असम वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्हें क्या मिलेगा ओके। इसलिए ये लोग क्या लड़ाई करते मतलब आंदोलन किया करते थे कि हमारा जो हक है वो नहीं मिल पाता है इन विदेशियों के कारण, यानी जो विदेशी ने क्या है भगाया जाए यहाँ से ओके। विदेशी कोई भी यहाँ चला आता है क्योंकि लास्ट में बॉर्डर के साइड है आपका ओके, क्लियर है। तो इससे वही बातें यहाँ बताई जाएगी, विदेशियों का निर्वासन यानी कि यहाँ से भगाया जाए, वर्चस्व का विरोध, क्योंकि यहाँ जो विदेशी होते थे ओके वो बड़े लोग थोड़ा हो जाते थे, उनका ज्यादा वर्चस्व बना लेते थे। मतदाता रजिस्टर, साथ ही वो उनका जो विदेशी आते थे वो मतदान भी करते थे ओके, मतदाता रजिस्टर उसमें भी उनका नाम था ओके। तो उनको भी क्या है जो अप्रवासी हैं, जो यहाँ के रहने वाले नहीं है फिर भी आ जाते हैं और अपना मतदान रजिस्टर उनका नाम है वो भी यहाँ से हटवाया जाए, तो ये सब की मानती है। स्वायत्तता का मतलब आप यहाँ समझ सकते हो कि अपने क्या है वह क्षेत्र जिस पर स्थानीय स्वशासन का अधिकार हो, अपने ही अधीन और नियंत्रण में हो, पर जिस पर दूसरे का शासन या नियंत्रण ना हो, वो स्वायत्तता कहलाता है। स्वायत्तता यानी हमारा एरिया है तो हमारा इसमें शासन होना चाहिए, उसमें किसी दूसरे का ना होना चाहिए, ये है आपका स्वायत्तता हो गया। तो ये कहलाती है स्वायत्तता की मांग, जो किसने की है? असम ने की थी। तो क्वेश्चन इस प्रकार से स्वायत्तता की मांग किस राज्य ने की? तो असम ने की थी मैंने। नेशनल क्षेत्रीय असंतुलन किस प्रकार कम किया जा सकता है? अभी मैंने आपको यही बताया क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता क्यों है, जिस प्रकार से क्षेत्र बात क्यों बढ़ता है ओके। फिर उसको मैंने बताया कि क्षेत्रवाद को कैसे कम किया जा सकता है, इस प्रकार से क्षेत्रीय असंतुलन के कारण लिखिए, ये आपको समझा चुका हूँ। क्षेत्रवाद को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो ग्रामीण समन्वित विकास कार्यक्रम द्वारा, प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार द्वारा, और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को उच्च प्राथमिकता द्वारा, आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्रों का विकास पर बल दिया जाएगा। तो ये पॉइंट आपके रहने वाले। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन है अलगाववादी आंदोलन देश के विकास में क्या बांध रखे समझाइए। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है ओके, कमी चांस है आपका ओके। अलगाववादी का मतलब होता है कि क्या है, अलगाववादी मतलब होता है देश से अलग ही हो जाना वाला। मतलब कोई राज्य मांग करे कि हमें क्या है इस भारत में नहीं रहना है, हमें तो दूसरा ही अपना एक देश बनाना है, ये होता है अलगाव नहीं, अलग होने की जो मांग होती है वो अलगाववाद कहलाती है। आई होप आप समझ सकते। अब इसे पढ़ेंगे ना, जैसे मैंने आपको समझा दी इतनी बात पढ़ेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो अलगाववाद से क्या देश का विकास नहीं हो पाता, देश के विकास में बांध रखे, किस प्रकार से बांध रखे वो यहाँ बताया जा रहा है, पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको पढ़ बस लेना है तो चीजें आपको है समझ में आ जाएंगी। इसमें आज मैंने आपको है एकदम सिलेक्टेड 4 नंबर क्वेश्चन बताए, जो क्वेश्चन बताए हैं ओके, इन्हीं में से आप करेगा क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, लेकिन टॉपिक जो बताएं यही आपके टॉपिक रहने वाले ओके। तो इतना मैंने बताया तैयार कर लिए तो जरूर आपसे क्या है क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो से और आपको क्या क्वेश्चन जो समझ में आया है तो कमेंट से जरूर बताइएगा। साथ ही क्या है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, कोई तो डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछिएगा, और साथ ही इंस्टाग्राम में फॉलो करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।